विद्यार्थियों, आज हमारा दूसरा खंड है मानव स्वास्थ्य, जिसमें हम पढ़ेंगे विनियोग जल के गुण और दूषित जल के दुष्परिणाम। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे रक्तचाप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीने योग्य जल के गुणों से। टॉपिक है मानव स्वास्थ्य, जिसमें सब टॉपिक है पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण। जल, रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, कहा जाता है कि हमारे शरीर का 70% भाग जल बनाता है। तो अब बात करते हैं पीने योग्य जल में क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि हम गंदा पानी तो पिएंगे नहीं। पहला है कि इसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं हो। दूसरा है कोई किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो। तीसरा हो इसका pH संतुलित हो। चौथा है इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ठीक हो। अभी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना कि गंगा नदी का पानी शुद्ध हो रहा है और हमें पता लगा कि उसमें जैव ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो चलिए राइट डाउन करते हैं। पहला है किसी भी प्रकार का कचरा न हो, जैसे धूल कण, पेड़ पौधों के टुकड़े, आदि। दूसरा, सूक्ष्म जीव न हो। तीसरा, pH संतुलित हो। चौथा है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। पीने योग्य जल के गुणों में किसी प्रकार का कचरा हो, जैसे धूलकण, पेड़ पौधे के टुकड़े, सूक्ष्म जीव न हो, pH संतुलित हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। ये हो गए हमारे पीने योग्य जल के गुण। कचरा नहीं हो किसी भी प्रकार का, सूक्ष्म जीव नहीं हो, pH संतुलित हो और ऑक्सीजन घुली हो। हम पानी पी लें तो क्या कार्य करेगा पानी? तो जल के कार्य, जल के कार्य देखो। पहला है समस्त उपापचयी क्रियाओं का संपादन। दूसरा है हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। तीसरा है शरीर को चुस्त एवं ऊर्जावान बनाए रखना। चौथा है फाइबर की मात्रा को संतुलित रखना। और आगे है अनावश्यक चर्बी के बचाव, अनावश्यक चर्बी के जमाव से बचाव, एलर्जी, फेफड़ों के संक्रमण, अस्थमा और आंतों की बीमारियों से भी हमें बचाता है, और इसी के साथ ये पथरी से भी बचाव करता है। तो हमें खूब पानी पीना चाहिए। चलिए राइट डाउन करते हैं। समस्त उपापचयी क्रियाओं का संपादन। ठीक है, दूसरा है हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, हमारी बॉडी से उनको निकालता है। तीसरा है शरीर को सुस्त एवं ऊर्जावान बनाए रखना। समस्त उपापचय क्रियाओं का संपादन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, उनका संपादन जल द्वारा ही किया जाता है।
दूसरा है हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, और यानी कि जो भी हमारे शरीर में हानिकारक तत्व पैदा होते हैं, पदार्थ बनते हैं, उनका निष्कासन, उनको शरीर से बाहर करने का कार्य भी जल ही करता है। तीसरा है शरीर को चुस्त एवं ऊर्जावान बनाए रखना। पानी हमें चुस्ती, फुर्ती और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें अच्छा लगता है, हम सुस्त महसूस नहीं करते, सुस्त। ठीक है। इससे आगे है फाइबर की मात्रा को संतुलित रखना। फाइबर की मात्रा को संतुलित रखना। इससे आगे है अनावश्यक चर्बी के जमाव से बचाना। हमारी बॉडी में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होने देता है। तीसरा है, अगला है फेफड़ों का संक्रमण। फेफड़ों का संक्रमण, एलर्जी, अस्थमा, और आंतों की बीमारी से बचाव। आंतों की बीमारी से बचाव। आंतों की बीमारी से भी हमको बचाता है। तो फाइबर की मात्रा को संतुलित रखना इसका काम है। अनावश्यक चर्बी के बचाव से, जमाव से भी हमें बचाता है। फेफड़ों का संक्रमण हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो या फिर आंतों की बीमारी हो, उनसे भी हमें बचाता है। और सबसे लास्ट में है ये पथरी से भी हमें बचाता है। किडनी स्टोन आप जानते होंगे, पथरी हो जाती है लोगों को, तो उससे भी हमें बचाता है। लास्ट में है पथरी, किडनी स्टोन। ठीक है, इससे भी हमें बचाता है। हमारा बचाव करता है। ये हो गए जल के कार्य। अब बात करते हैं सलाह की। डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं? डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हमें रोज 8 से 10 गिलास पानी पीने चाहिए। अब बात करते हैं दूषित जल के दुष्परिणाम की। दूषित जल में मौजूद विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि से हमें हैजा, पेचिस, कॉलेरा ऐसी विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। इनके अलावा वायरल संक्रमण के कारण, वायरल संक्रमण हो जाए इसके कारण हमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया, कोरेला आदि बीमारियां होने की आशंका रहती है। एक बाला रोग, नारू रोग, जिसे नारू रोग भी कहते हैं, यह रोग एक गोलकृमि जिसका नाम ड्रैकनकुलस मैंडेनेसिस है उसके कारण फैलता है। यह ड्रैकनकुलस मैंडेनेसिस नामक जीवाणु जो गोलकृमि है ये पानी में पाया जाता है, और अब यदि हम ऐसा पानी सेवन करेंगे तो हमें नारू रोग हो जाएगा। इसी से बचाव के लिए नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके कारण वर्ष 2000 के बाद राजस्थान, हमारे राज्य में एक भी रोगी नहीं पाया गया। लेकिन जल जनित रोगों से बचाव के लिए पानी को छानकर, उबालकर और ठंडा कर काम लें और पीना चाहिए। तो क्योंकि जल स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। चलिए इसको देखते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं। दूषित जल के दुष्परिणाम। दूषित जल के दुष्परिणाम, पहला है जल जनित रोग होने का खतरा। क्या भाई, एक ही है स्वास्थ्य में गिरावट। ठीक है, बीमार हो जाएंगे तो स्वास्थ्य में गिरावट हो जाएगी।
ठीक है। शरीर का ऊर्जावान न रहना, ये इसके दुष्परिणाम है। तो अभी मैंने बताया तो हमें पानी कैसे काम लेना चाहिए, छान कर, उबाल कर, फिर ठंडा करें और उसके बाद उसे काम लें या पीने में काम लें। तो चलिए अगला टॉपिक है मोटापा। मोटापा मोटापा जब हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में शारीरिक वसा का जमाव हो जाता है तो वह स्थिति मोटापा कहलाती है। इसे मापने के लिए वैज्ञानिकों ने BMI शरीर भार सूचकांक बताया है, जिसमें कुल वजन में कुल लंबाई का भाग देकर BMI चेक किया जाता है। ठीक है, तो मोटापा, तो इसे मापने के लिए क्या काम लेते हैं भाई, मापन के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। मात्रक है इसका, यूनिट है इसकी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। अब देखिए BMI, तो मैं इसे मिटाता हूँ। BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, मात्रक होता है इसका किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, मोटापा को मापने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, कुल भार में किसमें होगा भार, किलोग्राम में, कुल लंबाई का भाग दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर चेक करना है तो, और लंबाई किसमें होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, हमें पता लग जाता है इसमें स्थिति दी गई है, यदि 25 या उससे कम, 25 या 25 से कम आए तो क्या होगा, मोटापा पूर्व स्थिति, यानी कि वो आज मोटा होने लगा है तो समझ जाए तो अच्छी बात है। मोटापा पूर्व व्यक्ति, ठीक है, मोटापा पूर्व व्यक्ति, मोटापा पूर्व वाली स्थिति हो गई इसकी। ठीक है, किसी व्यक्ति का आए तो, और यदि ये 30 या 30 से अधिक है तो वो स्थिति है मोटापा। वो स्थिति क्या है, आए तो वो स्थिति होगी मोटापा। कुल भार में जो भी किलोग्राम में होगा, कुल लंबाई जो भी सेंटीमीटर में होगी, यदि भाग दें तो यदि भाग कुल 25 से 25 से कम आए तो मोटापा पूर्व स्थिति होगी इसकी। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति मोटापा पूर्व व्यक्ति होगा। और यदि भाग कुल 30 या 30 से अधिक आए तो स्थिति होगी मोटापा। स्थिति कौन सी होगी भी, मोटापा। अब देखिए, मोटापा से उत्पन्न रोग, मोटापा से उत्पन्न रोग, मोटापा से उत्पन्न रोग, पहला है हृदय रोग। ठीक है, दूसरा है मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं। तीसरा है नेत्रकालीन विकार, खर्राटे गले की स्थिति, नेत्रकालीन विकार, श्वास विकार। ठीक है, इसमें होता है खर्राटे लेना। और इससे आगे है कैंसर और अस्थि संध्रार्थी, कैंसर और है अस्थि संध्रार्थी। ठीक है, हृदय से संबंधित रोगों के होने की आशंका रहती है यदि मोटा हो कोई व्यक्ति। मधुमेह हो जाता है उसको। ठीक है, निद्राकालीन श्वास विकार यानी कि उसको खराटे लेने की आदत पड़ जाती है, उसे कैंसर भी हो सकता है। और अस्थि संधार्थ का मतलब है
कि मोटे लोगों के घुटनों में दर्द होने लग जाता है, घुटने घिसने लग जाते हैं, तो ये अस्थि संजात रोग है। ठीक है, तो मोटापा से उत्पन्न रोग, तो हमें अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा होने के कारण, किन कारणों से मोटापा होता है? के कारण, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा होता है? तो पहला है अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, दूसरा है जंक फूड का ग्रहण करना, कुछ कृत्रिम भोजन खाना, व्यायाम न करना, शारीरिक परिश्रम न करना, तो ये मोटापे के कारण है। तो पहला है अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, दूसरा है जंक फूड, तीसरा है कृत्रिम भोजन, कृत्रिम मतलब जो बना बनाया है, और चौथा है व्यायाम या शारीरिक परिश्रम न करना। इन कारणों से मनुष्य को, मानव को मोटापा हो जाता है। तो मोटापा होने के कारण है अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, जंक फूड, कृत्रिम भोजन करना और व्यायाम एवं शारीरिक परिश्रम न करना। इससे आगे टॉपिक है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। मैंने स्पेलिंग गलती की है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्त प्रवाह के दौरान रक्त द्वारा रक्त वाहिनी की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। इसके प्रदर्शन के लिए, इसका प्रदर्शन वो भी मैं बताऊंगा। इसका मापन यंत्र है स्फेग्नोमाइनोमीटर, जिसे रक्तचाप मापे भी कहते हैं। पहली बार 1733 में स्टीफन हैस ने घोड़ों में रक्तचाप मापा था, और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, इसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण विभिन्न भागों तक पोषक पदार्थों का परिवहन नहीं हो पाता है, वो नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण हृदय, मस्तिष्क आदि महत्वपूर्ण अंग ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं, और यदि यह स्थिति और अधिक समय तक रह जाए तो अंगों का निष्क्रिय हो जाना भी संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्तचाप, रक्त प्रवाह के दौरान, रक्त प्रवाह के दौरान रक्त द्वारा रक्त वाहिनी की रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव या बल रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, इसका प्रदर्शन कैसे प्रदर्शित करते हैं अपने नोटबुक में? तो इसे प्रदर्शित करते हैं। ऊपर होता है सिस्टोलिक, और नीचे होता है डायस्टोलिक। ठीक है, ऊपर होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक। ठीक है, अधिकतम पर 120 और न्यूनतम 80 से 60, ये ऐसे दिखता है। ठीक है, 120, 80, 90, 120, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसका प्रदर्शन ये होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं? जब रक्त प्रवाह होता है तो धमनियों पर जो दबाव लगता है वही
होता है। अब देखिए इसके कैसे मापते हैं इसको मापन। तो प्रोटेक्शन का पता लग गया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80 ऐसे लिखते हैं भाई। रक्तप्रवाह के दौरान रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर डाला गया दबाव या बल रक्तचाप कहलाता है। अब देखिए मापन ध्यान करो, मापन उपकरण नाम होता है उसका मैनोमीटर। और गांव में से कहते हैं बीपी चेक करने की मशीन। बीपी चेक करने की मशीन कैसी होती है? ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, डिब्बे होती है और एक डिब्बा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ एक ऐसे बना होता है, इसमें छोटे छोटे लिख होते हैं 120 तक, और एक ऐसे से ट्यूब से जुड़ी होती है ये, और दूसरा होता है जो किसी मानव के हाथ पे बांध दिया जाता है, ठीक है। पट्टा होता है वो, और उससे बांध दिया जाता है हाथ पे, ऐसे ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। इसमें क्या भरा होता है? वो सबसे तो पारा भरा होता है मरकरी, ठीक है। तो ये हो गया स्फेग्नोमाइनोमीटर, ठीक है। इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। आप रक्तचाप मापी लिखो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन स्फेग्नोमाइनोमीटर लिखने में थोड़ी सी जो परीक्षा में कॉपी चेक करते हैं उनका थोड़ा दिमाग आपके प्रति झुक जाता है, और वो कॉपी में ज़्यादा गहराई से ध्यान नहीं देते, और आपको फायदा हो जाता है। ये उपकरण हो गया अभी। तो सबसे पहले 1733 में नाम है स्टीफन हेल्स। मापन किसमें किया गया? किसने मापा गया? घोड़ों में। किसने मापा? स्टीफन हेल्स ने। कब मापा? 1733 में, ठीक है। उसके बाद रक्तचाप शब्द को किसने परिभाषित किया? कापलन ने। कब? 1983 में, ठीक है भाई। ये बात होगी रक्तचाप मापे की। मापे की क्या? कि मापन की। कब किसने मापा? 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में, और रक्तचाप शब्द को परिभाषित किया 1983 में कापलन ने, ठीक है। कितने प्रकार का होता है रक्तचाप? 2 प्रकार का होता है। रक्तचाप कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। एक निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, लो बीपी, और दूसरा है उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं निम्न रक्त प्रवाह। इसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण हृदय, मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को पोषण नहीं मिल पाता है। और ये अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहे तो अंगों के निष्क्रिय होने की आशंका बनी रहती है।
है। तो ये हुआ हमारा निम्न रक्तचाप। इसमें रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हृदय, ठीक है, जिसके कारण हृदय मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को पोषण नहीं मिल पाता है और ये अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि यह स्थिति अधिक समय तक बनी रही तो अंगों के निष्क्रिय हो जाने की आशंका बनी रहती है। तो ये हमने पढ़ा, रक्तचाप के 2 प्रकार होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम उच्च रक्तचाप। ठीक है भाई, देखिए क्या होता है इसमें, निम्न रक्तचाप में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जैसे महत्वपूर्ण अंगों को पोषण नहीं पहुंच पाता और उनके निष्क्रिय होने की संभावना बनी रहती है। अब पढ़ेंगे उच्च रक्तचाप। रक्त प्रवाह अधिक हो जाता है। रक्त प्रवाह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब देखिए ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनके कारण उच्च रक्तचाप होता है। तो देखिए उच्च रक्तचाप के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, इन कारणों से उच्च रक्तचाप होता है। पहला है चिंता, दूसरा है भ्रम हो जाना, ठीक है, तीसरा है क्रोध, चौथा है ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करें तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है भी, उच्च रक्तचाप हो जाता है। अधिक भोजन करने से भी हो जाता है। अधिक भोजन करने से, डिब्बेबंद भोजन के सेवन से, ठीक है, मैदायुक्त भोजन से, उच्च रक्तचाप, रक्त प्रवाह अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप किन कारणों से होता है, चिंता करने से, भ्रम हो जाने से, क्रोध करने से, ईर्ष्या करने से, ठीक है, अधिक भोजन करने से, डिब्बेबंद भोजन के सेवन से और मैदायुक्त भोजन के सेवन से। इसके अलावा, इन सबके अलावा एक और है चीनी, ठीक है, मसालेदार भोजन, तंबाकू, ठीक है, सिगरेट, चाय, घी, अधिक मात्रा में हम घी खाएं, और शराब। ठीक है, यदि हम चीनी युक्त मसालेदार भोजन, ठीक है, चीनी हो, ज़्यादा चीनी खाएं, मसालेदार भोजन का, तंबाकू, सिगरेट, चाय, घी, शराब आदि का अधिक मात्रा में सेवन करें तो उच्च रक्तचाप होने की पूर्ण संभावना होती है। अब ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप न हो, तो बढ़िया हैं निदान, उच्च रक्तचाप के निदान, बचाओ। पहला है पोटेशियम युक्त भोजन ग्रहण करना, पोटेशियम युक्त भोजन ग्रहण
करना। दूसरा है डिब्बे बंद भोजन का सेवन नहीं करना, का सेवन न करना। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित रखना, की मात्रा को संतुलित रखना। हमें अपने भोजन में ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम कैल्शियम और मैग्नीशियम उनमें है नहीं, कितना है, तो उसका संतुलित होना भी जरूरी है। ठीक है, पहला है पोटेशियम भोजन ग्रहण करना, डिब्बे बंद भोजन का सेवन न करना। तीसरा है भोजन कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित रखना। चलिए चौथा पढ़ते हैं। चौथा है फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करना। हमारे गांव में वो बनती है राबड़ी, जिसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है, तो हमें राबड़ी भी खानी चाहिए। कुछ जो विदेशी हो जाते हैं वो राबड़ी को छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि राबड़ी को खाना चाहिए। अगला है वनस्पति घी का सेवन नहीं करना चाहिए। वनस्पति घी, आप सोचते हैं कि वनस्पति घी कौन सा है? वनस्पति घी जो पेड़ पौधों के तेलों से बनाया जाता है, और ये आम भाषा में हमारे गाँव में से डालडा के नाम से जानते हैं। वैसे डालडा एक कंपनी है, इसलिए उसी के नाम से इसको जानते हैं। वनस्पति घी का सेवन नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना। चाहिए, ठीक है। इससे आगे है नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। और एक और है योग और प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्थान देना चाहिए। दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, करना चाहिए। ये थोड़ा नीचे हो गया भाई, शामिल करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया उच्च रक्तचाप का निदान। फाइबर भोजन ग्रहण करना चाहिए, वनस्पति घी का सेवन नहीं करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग एवं प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उच्च रक्तचाप नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने मानव स्वास्थ्य में पढ़े पीने योग्य जल के गुण, दूषित जल के दुष्परिणाम, रक्तचाप जिसमें उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। हम अगले लेसन में पढ़ेंगे नशीले पदार्थ और इससे आगे के पूरे टॉपिक, और अगले लेसन में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा।